वेलकम एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्म्स, राइट। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमें जाननी चाहिए अगर हम अकाउंट्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, राइट। ओके, उसके साथ साथ हम क्या देखने वाले हैं, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा टर्म्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय टर्म, ये कैसे वर्ड से अलग होता है, हम देखते हैं वर्ड और टर्म्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैं अकाउंट की जो भी टर्मिनोलॉजीज आपको समझाऊंगा वो समझाऊंगा विथ रिपोर्ट ऑफ टीसीएस। जैसे कि ये रहा टीसीएस का रिपोर्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर आप में से कोई लोग टीसीएस से परिचित नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि टीसीएस जो है वो भारत की सबसे चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है, फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी राइट नाउ, फोर्थ लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट से मेरा क्या मतलब है, बाय मार्केट कैप, मार्केट कैप। ओके, अभी हमारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि ये मार्केट कैप क्या होता है, बट आप ऐसे समझ के रखिए कि चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके पहले जो तीन कंपनियां आती है वो है रिलायंस, उसके बाद एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल, और उसके बाद आएगा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है। ओके, और हाँ, एक और बात कि टीसीएस और भारतीय एयरटेल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, मार्केट कैप की, तो जहाँ पर भारतीय एयरटेल का मार्केट कैप है 11.42 लाख करोड़ एज ऑफ नाउ, लाख करोड़, राइट, 11.42 लाख करोड़। वहीं पर टीसीएस का जो मार्केट कैप है वो है 11.25 लाख करोड़। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ये दोनों में। हो सकता है कि अगर किसी दिन टीसीएस के शेयर थोड़े ज़्यादा बढ़ गए तो वो तीसरे नंबर पर वापस आ सकते हैं, या अगर बहुत कम हो गए तो चौथे नंबर पर, ऐसा हो सकता है। ओके, तो मैं ये पूरा रिपोर्ट आपको मतलब बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है, कैसे अकाउंट्स का यूज़ करा गया है, और ये जो रिपोर्ट बनाया गया है वो बनाया गया है साल 2024-25 का। ओके, ये भी समझाऊंगा कि ये 24-25 का मतलब क्या होता है। और उसके साथ अगर हम देखेंगे, टर्म्स की बात कर रहे थे तो टर्म्स में मैं आपको बताऊंगा ये सब टर्म्स, जैसे कि ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, असेट क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, प्रॉफिट और गेन का क्या मतलब होता है अकाउंट्स में, डिस्काउंट वो भी दो तरीके के होते हैं, ट्रेड या फिर कैश डिस्काउंट, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, कैपिटल एंड ड्रॉइंग, ये सब के बारे में हम बात करेंगे, बराबर। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम धैर्य रखकर, शांति रखकर, अपने आप को संतुलित रखकर सुनिएगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको और कुछ आपका नॉलेज एनहांस होगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो टर्म का जो मतलब होता है बेटा, टर्म का मतलब होता है अ टर्म इज नथिंग बट अ वर्ड विथ स्पेसिफिक मीनिंग। अगर कोई शब्द का कोई स्पेसिफिक मतलब होता है तो उसको हम बोल देते हैं टर्म। और कोई भी चीज़ को अगर आप कुछ भी समझना चाहते हैं तो उसमें होने वाली जो टर्म्स यूज़ होती है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल दूं, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड क्रिकेट, राइट, तो उसमें हमें जो टर्म्स यूज़ होते हैं ना उसको समझना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको यही नहीं पता कि ओवर्स का क्या मतलब होता है तो आप क्रिकेट को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। आपको यही नहीं पता कि विकेट कीपर कौन होता है, अगेन आप क्रिकेट को इतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। फिर नो बॉल क्या होते हैं, वाइड क्या होता है, अगर ये सब के बारे में हम जानते हैं तो क्या आपको लगता है ये कि हम क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, हम देख भी सकेंगे और उसका मतलब क्या होता है, क्या हो रहा है वो भी अच्छे से जान पाएंगे। तो बस वो सेम लॉजिक अप्लाई होता है कि जब हम किसी चीज़ की टर्म्स, उसमें कोई भी फील्ड है उसमें होने वाली, यूज़ होने वाली टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो उस फील्ड को फिर हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप देखते रहिए। उसके बाद हम देखेंगे अब टर्म्स का, मैंने आपको मतलब बता दिया, टर्म्स इज नथिंग बट अ वर्ड विद अ स्पेसिफिक मतलब, स्पेसिफिक मीनिंग। तो इसका सिर्फ यही मतलब होता है, राइट, कोई ऐसा शब्द जिसका अगर कोई ठीक ठाक मतलब होता है तो उसको हम टर्म बोलते हैं। और ये बेसिकली यूज होता है इन द फील्ड्स ऑफ एकेडमिक या फिर टेक्निकल। जब हम कोई चीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। ओके, अब वन बाय वन शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। ये जो साल लिखा गया था 24-25, तो देखो कोई भी जब अकाउंट्स बनता है तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है, बराबर। अब स्पेसिफिक पीरियड का क्या मतलब होता है, कोई ऐसा साल का ऐसा समय, स्पेसिफिक पीरियड का मतलब होता है कि आप कितने महीने के लिए वो अकाउंट बनाने वाले हैं, हाउ हाउ मेनी मंथ्स।
क्योंकि दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं वो तो हर साल हर दिन व्यापार करती रहती है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि उसमें से कितने समय का हम जो व्यापार हुआ है उसको एक साथ देखेंगे। तो यूजुअली दुनिया में सारी की सारी कंपनियां 12 महीने को फॉलो करती हैं कि हम जो भी अकाउंट्स बनाएंगे, जो भी रिपोर्ट्स बनाएंगे, वो 12 महीने के हिसाब से बनाते हैं। बट अब देखने वाली बात यह है कि ये जो 12 महीने का चयन किया जाता है या 12 महीने का जो सिलेक्शन होता है वो हर एक कंट्री का अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम इंडिया में जिस 12 महीने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं वो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। देखो 12 महीने हो गए, राइट। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च हम इंडिया में ये वाले 12 महीने को फॉलो करते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, हम कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करते। कैलेंडर ईयर शुरू होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, बट हम इसको फॉलो नहीं करते, हम कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करते। अकाउंट्स बनाने के लिए हम जो 12 महीने को फॉलो करते हैं वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अगर मैं बात करूँ यूएसए की, तो यूएसए में जो 12 महीने फॉलो होते हैं अकाउंट्स बनाने के लिए, देखो कैलेंडर ईयर पूरी दुनिया में सेम है, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च। बट जो फाइनेंशियल ईयर, यानी कि इसका दूसरा नाम है फाइनेंशियल ईयर, ये जो 12 महीने होते हैं ना उसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं कि कौन से 12 महीने के लिए बनाए जाते हैं, तो उसको बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा इंडिया का फाइनेंशियल ईयर हुआ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस का जो फाइनेंशियल ईयर है बराबर, वो 1 अक्टूबर से लेके सितंबर 30 सितंबर, यानी कि वो ये 12 महीने को फॉलो करते हैं। अगर मैं जापान की बात करूं तो वो अगेन हमारे साथ है, जापान फॉलो करता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो उसका थोड़ा और अलग है, ऑस्ट्रेलिया फॉलो करता है 1 जुलाई से लेके 30 जून। तो आप जैसे हम देख सकते हैं कि सभी कंट्री का फाइनेंशियल ईयर यानी कि अकाउंट बनाने का जो समय है वो है तो 12 महीने का, बट अलग अलग मंथ चूज करे गए हैं। ओके, अब अगर आपको क्यूरियोसिटी हो रही है कि सबने ऐसा अलग अलग क्यों करा, तो देखो उसके पीछे ना कुछ हिस्टोरिकल रीजंस होते हैं। टैक्स प्रैक्टिसेस पहले कैसे हुआ करती थी बराबर, वो जिम्मेदार है, या फिर एग्रीकल्चरल साइकिल उस कंट्री का कैसा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंट्री किस तरीके का फाइनेंशियल ईयर चूज कर रही है। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ का, उसको कौन सा 12 महीना ठीक लग रहा है, उनके लिए कौन सा कन्वीनियंट हो रहा है। तो ये सब अलग अलग रीजंस होते हैं जिसको ध्यान में रखकर ये चूज़ किया जाता है कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर कौन से 12 महीने चूज़ करे जाएंगे। ओके, हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चरल साइकिल जो है वो वैसे शुरू होता है मानसून के साथ और वो ख़त्म हो जाता है हमारा समर के साथ। तो समर आप देखोगे यूजुअली फिर कुछ काम नहीं रहता, जैसे ही समर आ जाता है तो तब तक हमारा सारा का सारा ख़त्म हो चुका होता है। तो इसलिए हम मार्च के अराउंड हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड करते हैं। ओके, देखते हैं अब, ये मैंने आपको बेसिक सा बताया कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो अब आप शायद बेहतर समझ पाओगे कि ये 24-25 का मतलब क्या है। ये जो 24-25 लिखा गया है इसका मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट हम देखने वाले हैं वो टीसीएस ने बनाया है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 का, यानी कि 24-25 का मतलब ये हुआ कि ये 12 महीने के लिए ये टीसीएस ने सारे का सारा रिपोर्ट बनाया, जितना भी बनाया है वो ये 12 महीने को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ओके, हाँ, अब हम वापस आ जाते हैं टर्म्स में। सबसे पहले टर्म्स देखते हैं ट्रांजैक्शन। शुरुआत यहीं से होती है। कोई भी कंपनी अपने रिपोर्ट में जितना भी लिखती है वो लिखती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे टीसीएस का ये रिपोर्ट है, ये उनके फाउंडर हैं जमशेद जी टाटा और फिर बिलव्ड रतन टाटा, जिनका देहांत हो गया था, तो उनको भी डेडिकेट किया है। हमारा जो फोकस रहेगा रिपोर्ट में यहाँ पर रहेगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और हम देखते हैं बैलेंस शीट। ओके, तो जैसे ये आ गए हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर, तो ये सबसे पहले थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो 31 मार्च 2024 एज एट, फिर ये है 2025, यानी कि ये 2 साल का बनाया गया है। ये पिछले साल का है, ये जिस साल का रिपोर्ट है 24-25 का उसका बनाया गया है। तो कंपैरिजन के लिए इस तरीके से कंपनियां बनाती हैं।
इसमें जो सारी की सारी टर्म्स यूज़ हुई है, जैसे असेट, नॉन करंट असेट, फिर करंट असेट, फिर लाइबिलिटीज़ आप आगे देखोगे, करंट लाइबिलिटीज़, तो एज इट इज़ हम पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर असेट, नॉन करंट करंट असेट, लाइबिलिटीज़ करंट नॉन करंट असेट, रेवेन्यू एक्सपेंस, राइट। दिखा देता हूँ मैं आपको वो भी। ये देखो रेवेन्यू, उसके बाद ये रहा एक्सपेंसेस, उसके बाद अगर साथ साथ में देखना है तो ये रहा प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस प्रॉफिट, डिस्काउंट, डेटो, स्टॉक कैपिटल, वो सब भी बताएंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि जो शुरुआत होती है वो होती है ट्रांजैक्शन के साथ, कि कोई भी बिजनेस में पिछले 12 महीने में कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, वही सारे ट्रांजैक्शन को लेकर हम ये रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, यही ट्रांजैक्शन को लेकर हम ये रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो अब हमारे लिए ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। देखो ट्रांजैक्शन का सिंपल सा मतलब है ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन और कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ इवेंट। ट्रांजैक्शन क्या है, so transaction is nothing but an event which is having financial impact, which is having financial impact on business, और दूसरी चीज ये that could be measured in money। ओके, सबसे पहले इतना समझ लो, ये दो चीजें होती हैं कि कोई भी ऐसी घटना जो बिजनेस में बनती है जिसकी फाइनेंस पे कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगी, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम उसको पैसे में नाप सकते हैं तो वो हमारे लिए एक ट्रांजैक्शन हो जाता है। कैसे? फॉर एन एग्जांपल, बिजनेस में कोई बिजनेसमैन है, मान लेते हैं मिस्टर बर्टी, और वो अपना एक बिजनेस चला रहे हैं। मिस्टर बर्टी जो अपना बिजनेस चला रहे हैं उसमें वो आए दिन कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, राइट। तो उन्होंने फॉर एन एग्जांपल कोई सामान बेचा, सोल्ड गुड्स, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान में ट्रेड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उन्होंने कोई फॉर एन एग्जांपल टीवी बेचा ऑफ ₹20,000। तो देखो क्या हम इसको ट्रांजैक्शन मानेंगे? मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक तो क्या, एक होना चाहिए उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट, और दूसरा होना चाहिए उसको हम रुपीज़ में मेजर कर सकते हैं क्या। तो ऑफ कोर्स हम रुपीज़ में तो मेजर कर रहे हैं, यानी कि एक चीज़ तो फॉलो हमारी कंप्लीट हुई। क्या इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया? बिल्कुल आएगा। कैसे? देखो उनका जो है गोडाउन में जो भी सामान पड़ा था वो कम हो गया और उनके हाथ में 20,000 रुपया आएगा, बराबर है। तो ये हुआ हमारा एक ट्रांजैक्शन, इसको हम ट्रांजैक्शन मान सकते हैं। हमने कोई सामान खरीदा, बाय किया हमने फॉर एन एग्जांपल ₹40,000 का, तो क्या इसको हम ट्रांजैक्शन मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि हमारा 40,000 रुपया गया हाथ से, फाइनेंशियल पोजीशन इम्पैक्ट हुई, और साथ साथ में हम उसको मेजर भी कर पा रहे हैं एग्जैक्ट अमाउंट के साथ, 40,000। अगर तीसरा एग्जाम्पल ले, फॉर एन एग्जाम्पल कोई हमें फ्री सैंपल दे के गया, फ्री सैंपल। अब हम मान के चल रहे हैं कि हम छोटी सी कोई एक बेकरी चला रहे हैं और कोई एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है जो हमें सिर्फ टेस्ट करने के लिए, हमारी बेकरी के लिए, कि आप हमारा सामान बेचोगे कि नहीं, तो उसके बेसिस पे हमें वो एक फ्री सैंपल दे के जाते हैं। अब इसको सोचो कि क्या हमें इसको ट्रांजैक्शन मानना चाहिए? अगर ध्यान से आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम ट्रांजैक्शन नहीं मान सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका कोई रुपये में मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है हमसे, और दूसरी चीज़ इसका हमारे बिजनेस के फाइनेंस पे भी कोई ना कोई इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा है, फाइनेंस को लेकर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। देखो हम इसको ना बेचने वाले, अगर बेचने वाले होते या हमने इसके लिए पैसे दिए होते तो हमारा फिर फाइनेंस पे कोई ना कोई इम्पैक्ट आता, बट इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा है। तो ऐसी अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस में, तो ऐसा अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसको हम ट्रांजैक्शन नहीं मान सकते। तो अब आपको एक बात समझनी चाहिए कि वैसी ट्रांजैक्शन जिसका, वैसी इवेंट जिसका बिजनेस पे फाइनेंशियल को इम्पैक्ट आ रहा है, प्लस उसको अगर मनी में मेजर कर पा रहे हैं, तो उसी को हम ट्रांजैक्शन मानेंगे। और सिर्फ हम ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसको ही हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जब भी हम वो हिसाब किताब करेंगे, जैसे ये टीसीएस ने किया है, तो ये जितना भी हिसाब किताब हुआ है ना, बराबर, वो सब का सब वो लोगों ने ऐसा कोई इवेंट हुआ होगा जिसका फाइनेंस पे इम्पेक्ट आया है और मनी में मेजर कर सकते हैं, उसी को रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी चीज़ों को उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो आपको ये बात समझनी चाहिए और शायद समझ में आ भी गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ट्रांजैक्शन समझ में आया है तो आगे का कौन सा है? असेट। ओके, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं असेट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले देख लो कि क्या टीसीएस ने अपनी बुक्स में असेट करके कुछ लिखा है क्या? देखो तो, अरे समझ में आएगा आपको। असेट बिल्कुल लिखा है।
क्या लिखा गया है, देखो ये रहा असेट। असेट में भी दो तरीके के असेट लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है नॉन करंट असेट, जिसको मैं शॉर्ट में NCL बोल दूंगा, नॉन करंट असेट। और दूसरा लिखा गया है करंट असेट, ओके, तो उसको CL बोल देंगे, करंट असेट। और उसमें फिर भर भर के कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी गई है, इतनी सारी चीज़ें लिखी गई है, ओके। तो मतलब ये यूज़ तो होता है, जैसा हम एज जैसा पढ़ रहे हैं वैसा एज इट इज़ वो यूज़ होने वाला है, ओके। तो समझ लेते हैं असेट का क्या मतलब होता है। देखो बेटा, असेट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले डेफिनेशन, ओके, असेट। उसके बाद उसका डिस्टिंक्शन देखेंगे, करंट और नॉन करंट वाला। अब असेट क्या होती है, असेट इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू, ध्यान से समझते जाना, एनीथिंग ऑफ वैल्यू, एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ईदर owned और कंट्रोल्ड, owned और कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, विच विल गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तीन चीजें याद रखनी है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर ये डेफिनेशन को कोई चीज मीट करती है बराबर, तो उसको हम क्या मान लेंगे, असेट। सबसे पहले कि एनीथिंग ऑफ वैल्यू, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पर दो वर्ड है, इधर ओन्ड और कंट्रोल। ओन्ड और कंट्रोल से क्या मतलब है कि ओन्ड हम सिंपल उस चीज़ को मान सकते हैं जो चीज़ वो बिजनेस के नाम पर है। अगर मिस्टर बर्टी ये बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस में उन्होंने कोई मशीन खरीदा है, राइट, इफ देर इज एनी मशीनरी जो कि बर्टी ने खरीदी है, मिस्टर बर्टी ने, ये रहे हमारे मिस्टर बर्टी, अगर उन्होंने कोई मशीनरी खरीदी है और वो मशीनरी जो है उसका जो बिल बना था वो इस बिजनेस के नाम पे बना था, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑनर कौन है इस मशीन का, ये बिजनेस है, तो वो ऑन्ड हुई। कंट्रोल में क्या होता है, कभी कभार मशीनरी हमारे नाम पे नहीं होती, जैसे हमने अगर उसको इंस्टॉलमेंट वगैरह में खरीदी है तो हाइपोथिकेशन में रखी होती है, तो हमारे नाम पे नहीं होती, तो उसको हम सिंपली क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बराबर। वो ऑन्ड और कंट्रोल दोनों ही होती है अगर बाय बिजनेस, और उसकी अगर वैल्यू है, मनी में हम मेजर कर सकते हैं, रुपीज़ में, बराबर। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो बोली गई है ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का आसान भाषा में मतलब ये होता है कि उससे कुछ फ्यूचर में हमें फायदा होगा। क्या होगा, अगर फ्यूचर में हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा उससे, राइट, तो उसको बोल सकते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसे ये मशीनरी को यूज करके क्या बर्टी में कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके, अगर वो कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं फिर उसको सेल कर सकते हैं, राइट, तो उनको फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि मशीन के कारण हुआ, तो मशीन ने हमें क्या दिया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, राइट। तो ऐसी जो भी चीज़ होगी बिजनेस में, वो सारी की सारी चीज़ को हम क्या बोल देंगे, असेट बोल देंगे, ओके। इतनी बात समझ में। जैसे असेट्स के मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ, असेट की एग्जांपल, तो उसमें मशीन आ सकती हैं, फिर बिल्डिंग्स आ सकती हैं, एक्सेट्रा। ऐसे सारी चीज़ें जो कि हमें फ़ायदा देने वाली है, जो हमारे नाम पे है, या शायद हम उसे कंट्रोल करते हैं, उसकी एक कीमत है, तो उसको हम मान लेंगे असेट, ओके। अब असेट को जैसे ये रिपोर्ट में बताया गया था, वापस देख लेते हैं, करंट असेट और नॉन करंट असेट, ऐसे दो डिवीजन करा गया है, हम भी कर लेते हैं, राइट। तो असेट को हम करंट या फिर नॉन करंट ऐसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट असेट, उसके बाद बात करेंगे नॉन करंट असेट की। सबसे पहले समझ लेते हैं करंट असेट क्या है। तो करंट असेट की अगेन हमें डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, राइट। करंट असेट की डेफिनेशन एकदम थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, बट सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, करंट असेट मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कोई ऐसी चीज़ जिसको हम या तो इंटेंड कर रहे हैं, इधर वी हैव इंटेंशन टू सेल, या फिर हम उसको यूज़ करने वाले हैं, या फिर वो हमें रियलाइज होने वाली है, रियलाइज्ड, ओके। इधर हम उसको हमारा इंटेंशन है सेल करने का, या तो फिर यूज़ करने वाले हैं, या फिर वो हमें रियलाइज होने वाली है विद इन नॉर्मल, ये वर्ड ध्यान से सुनना, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ओके। ध्यान से समझते जाना, या तो हम उसको सेल करने वाले हैं, या फिर यूज़ करने वाले हैं, या फिर रियलाइज होने वाली है विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अभी तक डेफिनेशन ख़त्म नहीं हुई है, सेकेंड पार्ट है उसका। या तो फिर हमें वो 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स विद इन वो हमें मिल जाने वाली है, या तो फिर वो कैश है,
या फिर कैश जैसा कुछ है, कैश है या फिर कैश जैसे का मतलब होता है कैश इक्विवेलेंट। ओके, अगर इतनी चीज़ें हैं राइट, तो वो जो भी चीज़ अगर ये 3-4 चीज़ें फॉलो करती है तो उसको हम बोल देते हैं करंट असेट। ओके, अब समझाता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। कोई ऐसी चीज़ जिसे आप सेल कर देने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस एक साइकिल को फॉलो करता है। जैसे हम जहाँ से सामान परचेस करके लाते हैं, परचेस किया हमने कोई सामान, उसके बाद हमने हमारे गोडाउन में उसको थोड़े समय के लिए स्टोर करके रखा होगा। ओके, वो स्टोर करने के बाद हमें उसे हमने शायद उसको मैन्युफैक्चर करा होगा, उसमें कुछ टाइम लगा होगा। मैन्युफैक्चर करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि सामान तुरंत बिक जाए, तो हमने वापस उसको थोड़े दिन के लिए स्टोर करके रखना पड़ा होगा। फिर हमने उसको बेचा होगा। अब बेचने में भी दो तरीके हैं, या तो हमने कैश पे बेच दिया होगा, या तो फिर हमने उधार उधार को हम बोलते हैं क्रेडिट पे बेचा होगा। ओके, अगर कैश पे बेचा है तो तुरंत पैसे मिल जाएंगे, बट अगर क्रेडिट पे बेचा है तो तुरंत पैसे नहीं मिलेंगे। तो क्रेडिट पे बेचा है अगर, तो कब तक हमें वो पैसे वापस मिलते हैं, रियलाइज़ होते हैं, राइट, वहाँ तक वेट करना पड़ेगा। यानी कि जिस दिन आपने वो सामान परचेज करने के लिए पैसे दिए, तब से लेके जब वो आपके हाथ में घूम के वापस पैसे आए, वो जो साइकिल बना उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, राइट। अब ये बिजनेस के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 12 महीने का ही हो। इट कुड बी मोर देन 12 मंथ, इट कुड बी ऑफ 15 मंथ, इट कुड बी ऑफ 18 मंथ, राइट। सब बिजनेसेस का अपना अपना होता है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, रियलाइज़ करने वाले या फिर सेल करने वाले हैं ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, या तो फिर वो हमें 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाने वाली है, अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाने वाली है, या तो फिर वो कैश है या कैश इक्विवेलेंट है, तो वो सारी की सारी चीज़ को हम क्या बोल देंगे? करंट असेट। और जो भी चीज़ इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती वो सारी की सारी चीज़ें क्या है? नॉन करंट। तो नॉन करंट का तो एकदम सिंपल है, समथिंग विच इज़ नॉट समथिंग विच इज़ नॉट करंट असेट। अगर कोई चीज़ करंट असेट नहीं है तो वो क्या है? नॉन करंट असेट है, राइट। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है ये लोगों ने। देखो, टीसीएस के रिपोर्ट में हमें बताया गया है, ये लोगों ने सबसे पहले आ जाते हैं करंट असेट पे। देखो, फाइनेंशियल असेट, और उसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इनके पास है टोटल 28,803 करोड़। ये देख लेना, ये रुपीज़ करोड़ में है, यानी कि जितने भी फिगर्स दिख रहे हैं ना वो सब करोड़ में है, राइट। तो 28,000 करोड़ के इनके पास इन्वेस्टमेंट पड़े हैं। ओके, अब आप खुद सोचो कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे होंगे। क्या ये 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए इन लोगों ने रखा होगा, या फिर विद इन 12 मंथ वो लोग इसको रियलाइज या सेल करने वाले होंगे? विद इन 12 मंथ, यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं। तो करंट असेट को आप दूसरा याद रख सकते हैं, जो भी चीज़ जो हम शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, तो वो सबको हम करंट बोल सकते हैं। फिर ट्रेड रिसीवेबल, जो मैं आगे बताऊंगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने वही बताया था आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो वो भी कहाँ चीज़ लिखी गई है? करंट असेट में। देखो, आपको कभी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर नॉन करंट में नहीं दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? क्या नहीं, राइट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑलवेज हमारे करंट असेट होते हैं। ओके, उसके बाद नॉन करंट में क्या क्या लिखा है, देखो वो भी साथ साथ में देख लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सिंपल सा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब होता है और कुछ भी नहीं, आपका मशीनरी या आपका बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट, जो आप मशीनरी, बिल्डिंग्स, अगर वो सब चीज़ें हैं तो उसको हम बोल देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक साथ। उसके बाद है इंटेंजिबल असेट। हो गए, ये हमने डिस्कस नहीं किया, मैं एक बार वो भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ। असेट भी दो तरीके की होती है। असेट जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। असेट को हम टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल असेट होती है और एक होती है इंटेंजिबल। पहले जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था वो असेट का कुछ इस तरीके से देखा था, करंट असेट एंड नॉन करंट असेट। ओके, वो आपको याद होना चाहिए। ये करंट वाला मैंने पूरा समझाया, नॉन करंट जो भी करंट नहीं है उसको नॉन करंट बोलेंगे। अब दूसरा जो असेट का क्लासिफिकेशन वो है, ये टेंजिबल होती है या इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल अगर हम समझ लेते हैं तो हमें टेंजिबल खुद समझ में आ जाएगा। इंटेंजिबल का मतलब कोई ऐसी असेट जिसको वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी इट, राइट। अगर कोई ऐसी असेट है, अब आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ऐसा तो क्या सामान होता है बिजनेस में जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, फिर भी वो असेट है, इंटेंजिबल असेट है, और उसको हम बुक्स में लिखते भी हैं। देखो, मतलब ये लोगों ने ऐसा कोई सामान है बिजनेस में, ऐसी कोई चीज़ है जिसको वो लोग देख नहीं सकते, जिसको टीसीएस वाले ना देख सकते हैं ना उसको छू सकते हैं, ऐसा कोई सामान है, फिर भी उसका वैल्यू वो लोगों ने लिखा है, राइट। इंटेंजिबल असेट में लिखा गया होगा कुछ ना कुछ 878 करोड़ का उन लोगों ने इंटेंजिबल असेट कम से कम
900 करोड़ के आसपास का उसके पास वो सामान पड़ा है जिसको वो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ओके, तो उसके अगर एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जांपल आते हैं गुडविल। गुडविल गुडविल वो चीज़ को हम बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, या तो फिर वो कंपनी ने कोई पेटेंट करवा के रखा है। आप लोग शायद परिचित होंगे ये वर्ड से। पेटेंट क्या होता है? कोई रिसर्च होता है जिसको ये लोग गवर्नमेंट के पास जाके अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लेते हैं ताकि ये रिसर्च का फिर कोई यूज़ ना कर सके। तो ऐसी कोई अगर चीज़ है तो उसको हम पेटेंट बोलते हैं। ट्रेडमार्क आपने नाम सुना होगा, कॉपीराइट आपने नाम सुना होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिसे हम देख नहीं सकते पर वो बिजनेस में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देती है, उससे हमें फ़ायदा होता है, राइट। तो हम उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। अगर कोई चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो सारी हो गई टेंजिबल, राइट। तो आपको ये भी क्लियर होगा। मैंने आपको बता दिया असेट में करंट असेट, नॉन करंट असेट, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट। ओके, अब आगे देखते हैं दूसरा क्या टर्मिनोलॉजीज आता है। हमने असेट देख लिया, अब बारी आती है लाइबिलिटीज़ की। तो जैसे असेट से बिजनेस को फ़ायदा होता है या कुछ मिलता है, वैसे लाइबिलिटी में क्या होता है? उसका उल्टा होता है। बिजनेस को किसी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर कुछ देना पड़ेगा तो वो हमारे लिए बोली जाती है लाइबिलिटी। मैं उसका डिटेल डेफिनेशन बताऊंगा आपको, बट सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या टीसीएस ने अपनी बुक में लाइबिलिटी जैसा कुछ लिखा है। तो शायद हमें दिख रहा है, देखो सबसे पहले इधर लिखा है लाइबिलिटी, उसमें भी क्या लिखा है? नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, करंट और नॉन करंट का मतलब यहाँ पर भी सेम रहेगा। बट लाइबिलिटी का अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखे तो डेफिनेशन कुछ ये होता है। डेफिनेशन होता है लाइबिलिटीज़ का, लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, एन ऑब्लिगेशन टू पे, राइट। कुछ ना कुछ हमें पे करना है। क्या सामान पे, क्या क्या चीज़ें पे करनी होती है? तो इधर कैश या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज। अगर हमें ये चीज़ें पे करनी है किसी को, अभी पे किया नहीं है, करनी बाकी है, तो उस सारी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको कि वो हमारा लाइबिलिटी है। हम कैश भी पे कर सकते हैं, हमें सामान भी पे करना पड़ सकता है, या फिर हमें सर्विसेज भी देनी पड़ सकती है। तो अगर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन है हमारा, राइट, जिसको हमें पे करना है, तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ बनेगी। आप सोच रहे होंगे कि सर लाइबिलिटीज़ कैसे आएगी? तो लाइबिलिटीज़ आती है बेटा कि जब हमने किसी से, फॉर एन एग्जाम्पल क्रेडिट पे हमने कोई सामान लिया है, फॉर एन एग्जाम्पल ₹20,000 का, तो अभी तो हमारे पास सामान आ गया, बट क्या उसका पैसा हमने दिया था? नहीं दिया था। तो क्या हमें उसका पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आ सकती है कि आप किसी को सामान बेचने वाले थे, उसने एडवांस पेमेंट कर दिया आपको। एडवांस पेमेंट मिल जाता है कभी कभार बिजनेस में। तो अगर किसी ने एडवांस में पेमेंट कर दिया, फॉर एन एग्जाम्पल ₹50,000 का, तो अभी तो आपके पास पैसे आ गए, बट क्या ये आपके पैसे हैं? ये आपके पैसे नहीं हैं जब तक आप ये सामान उसको नहीं दे दोगे, राइट। तो ये लाइबिलिटीज़ का सिंपल सा मतलब होता है ना, ऑब्लिगेशन टू पे, इधर कैश, गुड्स और सर्विसेज। ये भी दो तरीके की होती है। एक होती है करंट लाइबिलिटीज़, दूसरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट का डेफिनेशन अगेन सिंपल है, सेम है। अगर हमें किसी को पेमेंट करना है, वो विद इन 12 मंथ करना है, विद इन 12 मंथ, या फिर एंड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। मैंने बताया था विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर हमें किसी को पेमेंट करना है, या तो वो विद इन 12 मंथ है या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज लॉन्गर। मैंने आपको बताया था इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका जो 12 महीना होगा उतना ही नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होगा। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है 15 महीने का, 18 महीने का, 20 महीने का, राइट। तो या तो 12 महीने या तो फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज लॉन्गर। अगर उसमें आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, या सामान देना है, या फिर सर्विसेज देनी है, तो वो करंट लाइबिलिटीज़ हुई। और नॉन करंट मतलब कि जो ये डेफिनेशन में फॉल नहीं करती, वो सारी की सारी नॉन करंट। यानी कि फॉर एन एग्जांपल आपने अगर बैंक से लोन लिया है, HDFC बैंक से, ऑफ ₹5 लाख, और ये जो पैसा आपको लौटाना है वो 5 ईयर्स के टर्म ख़त्म होने के बाद लौटाना है। तो क्या है, विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है, ये 12 महीने में भी नहीं है। तो ये हमारे लिए फिर ये जो लोन है, राइट, वो मानी जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ओके, तो करंट और नॉन करंट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो शॉर्ट टर्म की हमें
पेमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म में ही पेमेंट करनी है तो वो करंट में आएगी, जो थोड़े बहुत समय के बाद हमें पेमेंट करना है तो वो आएगी नॉन करंट में। ओके, देखो यहाँ पर भी लिखा है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, अदर एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशंस है। फिर नॉन करंट में है आपके पास प्रोविजन है, अदर लाइबिलिटीज़ है, ट्रेड पेबल्स वगैरह जो हम देखने वाले हैं आगे। ओके, आई होप आपको अब तक इतना समझ में आया होगा कि करंट नॉन करंट का क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रेवेन्यू के ऊपर, राइट। अब हम बात करने वाले हैं रेवेन्यू के ऊपर। तो रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस और फिर प्रॉफिट एंड गेन, ये सब को हम एक ही साथ पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड गेन। ओके, एक बार के लिए टीसीएस के रिपोर्ट को रेफर करते हैं। क्या ये लोगों ने ऐसी कुछ बातें लिखी हैं? रेवेन्यू दिखाओ, लिखी थी, हमने पहले ही देखा था। रेवेन्यू लिखा है, एक्सपेंसेस लिखे, ये सारे के सारे उनके एक्सपेंसेस हैं। और उसके बाद वो लोगों ने क्या लिखा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। एक बार अगर आपको क्यूरियोसिटी होती है कि ये लोग कितना कमाते हैं तो आंकड़े देख लो भाई। इधर क्या लिखा है ये लोगों ने? ये करोड़ में है, ध्यान रखना। पिछले साल वो लोगों ने 2,02,000 करोड़ का रेवेन्यू करा था। इस साल मतलब, और 2025 24-25 में वो लोगों ने 2,14,000 करोड़ का रेवेन्यू करा है। ऐसे होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ से हम पहुंचते हैं 1,000 करोड़, फिर हम पहुंचते हैं 1,00,000 करोड़, और फिर ऐसे 1,00,000 उन्होंने 2 बार कमाए हैं, मतलब रेवेन्यू करा है। तो कितना बड़ा आंकड़ा है आप शायद समझ सकते हैं, बराबर। और उसमें से ये खर्चे हमने लेस करे हैं, और हम प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट देखो सिर्फ, प्रॉफिट है उसका 14,000 करोड़ का, 14,000 करोड़। 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं हो रही यहाँ पर, 3 करोड़ की बात नहीं हो रही, 1,000 करोड़ की भी बात नहीं हो रही, इधर बात हो रही है 14,000 करोड़। मतलब ऐसे 1,000 को हमें 14 टाइम करना पड़ेगा, तो उतना उसका प्रॉफिट है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े भाई। ठीक है, अब समझ लेते हैं रेवेन्यू क्या होती है। तो रेवेन्यू होती है, इट इज़ नथिंग बट इनकम जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। यानी कि बिजनेस को जिस चीज़ के लिए हमने बनाया है, फॉर एन एग्जांपल ये हमारा बिजनेस जो है उसको हमने बनाया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापार करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सेल बाई करके हम व्यापार करेंगे, राइट। तो उस बिजनेस से आपने जो भी इनकम जनरेट करी है उसको हम बोल सकते हैं रेवेन्यू। उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? रेवेन्यू। वो हमारे लिए रेवेन्यू का, फॉर एन एग्जांपल किसी ने ये बिजनेस से पिछले 12 महीने में, यानी कि पिछले का मतलब है मेरा अप्रैल से लेके मार्च वाले 12 महीने में टोटल टेलीविज़न है या फिर वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, राइट, मोबाइल्स है, वो सब उन्होंने जो बेचा वो टोटल वैल्यू थी 10,000 रुपये, फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये तो 10,000 रुपये का सामान उन्होंने बेचा है 12 महीने में, वो हो गई उनके लिए रेवेन्यू। क्या माना जाएगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू को आप टर्न ओवर भी बोल सकते हैं, बराबर है। रेवेन्यू को हम टर्न ओवर भी बोल सकते हैं। उसके नीचे लिखा था कुछ अदर इनकम। देखो अगर आपका ध्यान गया होगा तो उसमें क्या लिखा गया था? ये तो लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद क्या लिखा था? अदर इनकम। तो अदर इनकम का मतलब क्या होता है? सिर्फ बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसी से पैसा मिलता है। हो सकता है कि इनके पास किसी साल एक्सेस पैसा था, ज़्यादा पैसा पड़ा था, और वो पैसा उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, फॉर एन एग्जांपल कंपनी के शेयर्स वगैरह में, या फिर बैंक में एफडी करवा ली, राइट। तो क्या आपको लग रहा है कि इस एफडी से भी उसको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे? बट क्या उन्होंने ये पैसे अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से कमाए, यानी कि टेलीविज़न, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बेच के कमाए? नहीं, ये तो कहीं और से आया है। तो इसको बोल देंगे अदर इनकम। तो अदर इनकम और रेवेन्यू में क्या फ़र्क होता है, शायद आपको समझ में आ गया। अदर इनकम मतलब जो नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं आया है, इसका नॉर्मल एक्टिविटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो चीज़ें अगर बिजनेस को मिलती है, वो पैसे मिलते हैं, तो वो हुआ अदर इनकम। जो हमने मेहनत करके कमाए हैं वो हमारे लिए होता है रेवेन्यू। ओके, तो एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस का फंडा एकदम सिंपल है। इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, टू अर्न रेवेन्यू, टू अर्न रेवेन्यू, if you are incurring something, if business are, you का मतलब है business are required to incur या फिर spend something, तो वो हमारे लिए माना जाता है
एक्सपेंसेस, यानी कि इसका और कोई मतलब नहीं है, जो रेवेन्यू कमाने के लिए हमने कुछ खर्चा किया तो वो हमारे लिए हो जाएगा कॉस्ट। ओके, आपको समझ में आएगा रिपोर्ट को देखकर ज़्यादा। देखो, अब टीसीएस ने क्या करा है, ये रेवेन्यू जनरेट करा है, कितने कितने 1000 करोड़ का करा था, कुछ 2 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट करा था, राइट, 2,14,000 करोड़ का। तो क्या ये रेवेन्यू बिना कोई खर्चे के हो गया होगा? नहीं, उन्होंने क्या करा है, एम्प्लॉयज़ को पे करा है। तो ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 1 लाख करोड़ का तो सैलरी देना पड़ा एम्प्लॉयज़ को। फिर हमने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदे थे टीसीएस वालों ने, तो ये भी हमने ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही तो ये खर्चा करा था। फिर फाइनेंस कॉस्ट, इसका मतलब हो सकता है कि उन्होंने किसी से उधार लिया है तो उसको इंटरेस्ट या फिर ब्याज देना पड़ेगा, तो वो भी तो हमने इसके लिए करा था। कुछ हमारा सामान डेप्रिशिएट होता है, ये क्या टर्म्स है, डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कि आपकी असेट हर साल एक जैसी वैल्यू की नहीं रहती, उसकी अमाउंट या उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है यूसेज के साथ साथ। या फिर दूसरे भी खर्चे हो सकते हैं, दूसरे खर्चे जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट का पेमेंट हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं सैलरी तो हमने गिनी ली, राइट। तो ये सब जो होते हैं वो भी तो क्या है, हमने इसको पाने के लिए, इसको रेवेन्यू को अर्न करने के लिए ही तो करे हैं। तो ये जितने भी हमें खर्चे करने पड़ सकते हैं रेवेन्यू को पाने के लिए, अर्न करने के लिए, वो हमारे माने जाएंगे एक्सपेंसेस, राइट। तो उसके एग्जांपल हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, डेप्री अमोर्टाइजेशन एक्सेट्रा। ओके, अब आप खुद सोचो, अब आपको प्रॉफिट खुद ब खुद आ जाएगा। अगर हमने जो खर्चे कर दिए हैं रेवेन्यू को पाने के लिए वो ज़्यादा है, इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू, तो क्या होगा। और आप सोचो कि अगर एक्सपेंसेस आर लेस देन रेवेन्यू तब क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो हमें समझ में आ ही जाएगा। इन लोगों ने जो एक्सपेंसेस करे, ध्यान से देखना, टोटल एक्सपेंस, तो क्या हमें यहाँ पर टोटल एक्सपेंस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, देखो यहाँ पर लिखा है वो लोगों ने टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस लिखा है, कितने का हुआ है, 1,61,000 करोड़ का। कितने का हुआ है, 1,61 का। क्या वो रेवेन्यू से ज़्यादा है या कम है? अगर मैं इसको मिटा दूँ तो अब ध्यान से देखना, जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो 1,61 का हुआ है, जबकि रेवेन्यू हुआ था वो 2,14,000 करोड़ का हुआ था। तो एक्सपेंसेस कम है हमारे। ओके, अगर एक्सपेंसेस कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, बराबर, तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज़ नथिंग, बराबर, इट इज़ नथिंग बट एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। कि अगर आपका रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंस से ज़्यादा है तो जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, प्रॉफिट है, वो आपका क्या है, प्रॉफिट है। और अगर आपका जो रेवेन्यू है वो कम है, बराबर, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड गेन का सिंपल सा मतलब होता है कि व्हेन रेवेन्यू इज मोर देन, व्हेन रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंस, राइट, द डिफरेंस इज नोन एज प्रॉफिट, देन डिफरेंस इज नोन एज प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेवेन्यू करा 10,000 का, उसके लिए खर्चे करे गए थे 5,000, तो 5,000 से हमारा रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंस से ज़्यादा है, तो यही 5,000 को हम क्या बोल देंगे, प्रॉफिट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, हमने कितना कवर कर लिया, देखो बहुत सारा कवर कर लिया आज। अब शांति से सुनते रहिएगा, राइट। तो हमारा इतना चीज़ कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट के ऊपर। आपने आए दिन देखा होगा बिजनेस में डिस्काउंट चलते रहते हैं, कोई भी फेस्टिवल वगैरह आ जाता है वो डिस्काउंट निकाल देते हैं, राइट। 50% ऑफ, बाई 1 टू 1 जितना भी है, राइट। तो अब हम समझते हैं ये डिस्काउंट का क्या होता है। देखो, डिस्काउंट जब मैंने बताया, हम सब जानते हैं डिस्काउंट इज़ नथिंग, इट इज़ समथिंग कि दैट वी गेट, राइट। कस्टमर के तौर पे अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा नज़र आता है डिस्काउंट में। ओके, एमआरपी से जो भी हम कम प्राइस पे करते हैं हम उसको यूजुअली डिस्काउंट मान लेते हैं। बट अकाउंट्स में डिस्काउंट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, ध्यान से समझना। डिस्काउंट इज नथिंग बट समथिंग ऑफ, सम रुपीज ऑफ फ्रॉम एमआरपी, उसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। ओके, बट डिस्काउंट अकाउंट्स में 2 तरीके के हो सकते हैं, ध्यान से समझना। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ओके, पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम ऐसे जो बुक्स बनाएंगे ना बेटा, ऐसे बुक्स बनाते हैं, ये हमारा रिपोर्ट है, बुक्स है, जो भी मान ले आप, मान लो, इसमें कभी भी हम कहीं पर भी नहीं लिखेंगे कौन सा वाला डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट को, कौन सा वाला डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी नहीं लिखेंगे। तो हम कौन सा डिस्काउंट लिखते होंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट। ओके,
अब एक बात ध्यान से समझना, बिजनेसमैन के पास आप गए, राइट, आपको कोई शर्ट खरीदना है, शर्ट वगैरह परचेज करना है, उन्होंने बिल बनाया फॉर एन एग्जांपल, एमआरपी थी 1000 की, उन्होंने बोला सर आप हमारे जान पहचान वाले हैं, हम आपको डिस्काउंट देते थे, बिल में से ही उसने ऑफ कर दिया 10% का डिस्काउंट। ध्यान से समझना, 100 रुपीज़, ओके, 10% कितना होता है 100, और फिर उसने बिल जनरेट करके दिया आपको कि सर यू आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली 900, ओनली 900, हम तो खुश हो गए, राइट, ओनली वी आर रिक्वायर्ड टू पे 900 रुपीज़। तो उन्होंने जो ये बिल में ही कम करके दिया ना डिस्काउंट, उसको हम बोल सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और आपको पता है वो जब अपना बुक में रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा तो आपको क्या लग रहा है कितने से लिखेगा, वो लिखेगा उसने आज कितने का धंधा किया, 900 रुपये का, वो कभी भी अपनी बुक में वो 100 रुपया डिस्काउंट दिया वो लिखेगा ही नहीं, ओके। तो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ दिखाने के लिए होता है, बराबर, ठीक है। तो फिर कैश डिस्काउंट क्या होता है, अब मान के चलो कि आपने जो ये बिल बनाया था, बराबर 1000 का सामान, उसमें उन्होंने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया हमें, यानी कि बिल बनाया था 900 का। अब ये बिल लेके आप घर आ गए, आपने वहाँ पर पेमेंट नहीं किया, पेमेंट, यू डिडंट मेक अ पेमेंट, आपने पेमेंट नहीं किया, आप ये सामान ले लिया, आपने घर आ गए, उसको बोला कि मैं 10 दिन के बाद पेमेंट करूँगा, आई पे यू आफ्टर 10 डेज, ओके। अब उसको चिंता है, उसको चिंता है कि अगर ये 10 दिन में पैसे नहीं आए मेरे तो शायद ये पैसे ना दे तो क्या मैं उसको कुछ लालच दे सकता हूँ क्या, ओके। तो उसने सोचा कि मैं इसको एक लालच देता हूँ कि अगर तू नेक्स्ट 2 दिन में मुझे पेमेंट कर देता है, नेक्स्ट 2 डेज में, तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ये 900 जो देना है ना, वो 900 के मैं कुछ और कम कर दूंगा, फॉर एन एग्जांपल मैं तुम्हें और 50 रुपीज़ कम कर देता हूँ, चलो, और 50 रुपीज़ कम कर देता हूँ, तो मैं तुमसे फिर कितना पैसा लूँगा कैश, सिर्फ 850। अब आप सोचो, ये जो डिस्काउंट मिला ना आपको कि जल्दी पेमेंट करोगे आप अगर कैश में, तो कुछ आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा, इसको हम बोल सकते हैं कैश डिस्काउंट। आपको क्या लग रहा है, ये बिजनेसमैन के लिए अच्छी बात है या ख़राब बात है? ये बिल्कुल ख़राब बात है, क्योंकि वो बेचारा अपना सेल रिकॉर्ड कर चुका है, उसने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया है 900 से, अब उसके सामने उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा कितना मिल रहा है 850, तो उसका जो ये 50 रुपया है ना, वो डिस्काउंट के नाम का खर्चा माना जाएगा, क्या माना जाएगा, एक्सपेंस, क्योंकि उसने ये जो सेल किया था, बराबर, उसके लिए ये 50 रुपया और खर्चा करना पड़ा, तब जाके उसको जो रेवेन्यू मिलनी थी वो मिली, समझ में आई बात? तो कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, वो बिजनेसमैन के लिए खर्चा माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला शायद आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, राइट, ओके। अब आगे क्या है, आगे है हमारा डेटर्स एंड क्रेडिटर। अगर मैं थोड़ा जूम करूँ, दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर्स एंड क्रेडिटर क्या होते हैं? तो डेटर्स एंड क्रेडिटर जो है वो जुड़े हुए हैं हमारे सेल परचेज के साथ, ध्यान से समझ लेना, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ओके। ये दोनों के दोनों जो जुड़े हुए हैं वो सेल एंड परचेज, जो भी हम सामान का करते हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होता है, मैंने आपको बताया था, वो कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है या फिर वो क्रेडिट में भी हो सकता है। क्रेडिट का मतलब उधार, वो उधार या तो आप बाय करते हैं, वो उधार या तो आप सेल करते हैं, ओके। जब कोई बिजनेसमैन, फॉर एन एग्जांपल हमारे पिछले वाले केस में हमने जो बिल बनाया था उसमें जो हमें 900 रुपये लेने थे वो हमने उधार पे बेचा था, राइट, हमने क्रेडिट पे उसको सेल किया था। तो क्रेडिट पे जब भी कोई बिजनेसमैन सेल करता है तो बिजनेस के लिए, ये बिजनेस है, उसके लिए जो सामने वाला इंसान है जिसको सामान बेचा गया था, जिसको हमने उधार पे बेचा था, राइट, ये जो इंसान होगा ना वो माना जाएगा बिजनेस के लिए, बिजनेस का डेटर, क्या माना जाएगा, ये इंसान बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा, डेटर माना जाएगा, क्या माना जाएगा, डेटर। किसके लिए ये डेटर है, बिजनेस के लिए ये डेटर है, ओके। तो डेटर और कुछ नहीं है, हमने जिसको उधार पे सामान बेचा है वो इंसान। डेटर का दूसरा नाम हो सकता है ट्रेड रिसीवेबल, जिससे हमें कुछ ना कुछ रिसीव करना है, राइट, ट्रेड रिसीवेबल, ओके। तो जब हम उधार पे सामान बेचते हैं तो सामने वाला इंसान हमारा क्या होता है, डेटर होता है। अब क्या होता है कि बिजनेस कई बार जो भी सामान परचेज करके आता है, फॉर एन एग्जांपल हमने कोई गुड्स परचेज करा, ये बिजनेस है हमारा, हमने यहाँ पर टीवी परचेज करा, हमारा सेल वगैरह करने का काम है, राइट। तो हमने टीवी परचेज करी, गुड्स यहाँ पर मान लेते हैं टीवी, हमने फॉर एन एग्जांपल 50,000 का सामान परचेज किया, ओके। बट इसके जो जिससे हम लाए थे, फॉर एन एग्जांपल ये एक इंसान है,
जिससे हम ये 50,000 का सामान खरीद के लाए, अभी तक हमने इसको पेमेंट नहीं किया है। ये एक इंसान भी हो सकता है या कोई दूसरा बिजनेस भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। ये कोई इंसान भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है। बट हम जब इससे सामान लाए तो हमने उसको अपफ्रंट तुरंत के तुरंत पैसे नहीं दिए। हमने बोला कि हम 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, विल पे यू आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ। ओके, उस केस में ये बिजनेस के लिए, अगेन ध्यान से देखना है, ये बिजनेस के लिए ये जो इंसान है या फिर ये जो और बिजनेस है, राइट, वो माना जाएगा क्रेडिटर। क्या माना जाएगा? क्रेडिटर आर समवन वो बिजनेस हैव टू पे, राइट, जिसको बिजनेस को, ये जो हमारा बिजनेस है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। जिसको पेमेंट करना है उसको हम बोलेंगे क्रेडिटर। जिससे पेमेंट लेना है, राइट, रिसीव करना है, उसको बोलेंगे हम डेटर या फिर ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिटर का दूसरा नाम हो सकता है ट्रेड पेबल। वो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल जो होते हैं वो यूजुअली करंट असेट में आते हैं या फिर नॉन करंट या फिर करंट लाइबिलिटीज़ में। अगर पे करना है तो आपको पता ही है, पे करना ऑब्लिगेशन है तो करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा, और डेटर है हमें कुछ लेना है तो वो हमारी असेट है, राइट। ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? जिस सामान में जैसे हमारे इस वाले केस में हम ट्रेड कर रहे हैं, वी आर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है टू बाई एंड सेल। जिस सामान में हम बाय या सेल कर रहे हैं, वो सामान जो होता है, वो जो गुड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। हमने आए दिन हम सुनते रहते हैं शायद स्टॉक में नहीं है, स्टॉक आएगा, ये वो। तो ये स्टॉक क्या होता है? जिस सामान में, जिस चीज़ में बिजनेस परचेज करता है, सेल करता है, वो जो सामान है उसको हम बोल सकते हैं स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी, ओके। देख लेते हैं कि क्या टीसीएस की रिपोर्ट में हमें ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल या ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट। तो शायद हमें दिख जाएगा। मैंने बताया था आपको करंट असेट में या करंट लाइबिलिटीज़ में चेक करना है। अगर हम करंट असेट में चेक करते हैं तो क्या, देखो हमें यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है। देखो ये क्या ट्रेड रिसीवेबल हमें दिख रहा है, पहले सब हटा देते हैं, ओके। अब अगर मैं देखूँ तो क्या आपको ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है ट्रेड रिसीवेबल। क्या हमें, और कहाँ पर दिख रहे हैं? करंट असेट में दिख रहा है। क्या हमें ट्रेड पेबल्स दिख रहा है? क्या, देखो तो भाई, ट्रेड पेबल्स दिख रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल हमें दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ट्रेड पेबल्स कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? हाँ, ये रहा, ट्रेड पेबल्स भी हमें दिख रहा है, ट्रेड रिसीवेबल भी दिख रहा है। और जैसे मैंने बताया था आपको, ये दोनों ही दिखेंगे करंट में। किस में दिखेगा? करंट लाइबिलिटीज में दिख रहा है, और ये दिख रहा है करंट असेट में, ओके। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, विद इन 12 मंथ या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। या तो हम इससे पैसे रिसीव कर लेते हैं और इसको पैसे पे कर देते हैं, इसलिए ये करंट माना जाता है, ठीक है, ओके। अब हमारा लास्ट वाला जो मुद्दा रहता है, लास्ट वाली जो टर्मिनोलॉजीज रहती है या टर्म रहती है, वो है कैपिटल, कैपिटल एंड ड्राइंग। ये भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए टर्म्स हैं। तो कैपिटल या ड्राइंग किसको बोलते हैं हम लोग? ध्यान से समझ लेना ये वाली बात, ओके। कैपिटल एंड ड्राइंग, तो हम कैपिटल किसको बोलेंगे? देखो, जब भी कोई बिजनेस को एस्टैब्लिश करा जाता है या उसको शुरू करा जाता है, फॉर एन एग्जांपल ये जो बिजनेस है हम मान लेते हैं ये टीसीएस है। क्या है? टीसीएस, ओके। अब ये टीसीएस को जब शुरू करा गया होगा, तब जो भी इंसान होंगे जो इसको शुरू कर रहे हैं, राइट, जो इसको शुरू कर रहे हैं, वो लोगों ने क्या इसमें कुछ ना कुछ पैसा वगैरह लगाया होगा। ये इंसान जो भी हैं, हम मान लेते हैं इनको रतन सर, ये है हमारे रतन सर एग्जाम्पल के लिए। तो क्या रतन सर ने ये बिज़नेस को शुरू करने में कुछ ना कुछ पैसे लगाए होंगे? बिल्कुल लगाए होंगे। तो जब बिज़नेस को शुरू करने के लिए कुछ इनिशियल पैसे लगाए जाते हैं, या तो रुपीज़, या तो हम कोई सामान लेके जाते हैं, गुड्स लेके जाते हैं, या हमको किसी से पैसे लेने थे, वो रिसीवेबल्स लेके जाते हैं, कोई फर्नीचर लेके जाते हैं, राइट, कैश वगैरह लेके जाते हैं जो तुमने बता दिया, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह लेके जाते हैं। ये सब अगर हम बिज़नेस में लेके जाते हैं और बिज़नेस को शुरू करते हैं, तो ये जो भी हमने लगाया, राइट, ये जो भी, फॉर एग्जांपल ये सब का क्यूमुलेटिव फिगर्स है 5 लाख, ओके। तो ये जो 5 लाख है वो बिज़नेस बोलेगा, ध्यान से समझना, ये बिज़नेस बोलेगा कि मुझे
कैपिटल मिला है इस इंसान से, बिजनेस क्या बोलेगा, ये मेरा कैपिटल मुझे रिसीव हुआ है। ये जो 5 लाख मिले ना, उसको नाम दिया जाएगा बिजनेस की बुक्स में कैपिटल। ओके, कि ये 5 लाख मुझे मिले हैं, और बिजनेस के लिए ये कैपिटल असेट होती है लाइबिलिटी, तो याद रखना है ये बिजनेस के लिए ऑलवेज लाइबिलिटी रहेगी। कैपिटल जो होता है वो लाइबिलिटीज़ के तौर पे माना जाता है, यानी कि बिजनेस को अभी तो वो पैसा मिल गया है, बिजनेस को वो पैसा मिला है, बट कभी मांगेंगे अगर ये इन्वेस्ट करने वाले, तो बिजनेस को वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये बिजनेस के लिए क्या मानी जाती है, लाइबिलिटीज़ ऑफ 5 लाख। तो कैपिटल मतलब और कुछ नहीं, ऑनर ने बिजनेस में जो भी पैसे लगाए हैं, राइट, पैसे लगाए हैं या सामान लगाया है, राइट, उसको हम बिजनेस की तरफ से बोलेंगे कि ये बिजनेस को कैपिटल मिला है। तो फिर ड्राइंग क्या है? अब देखो, ऐसा तो थोड़ी है कि सिर्फ बिजनेस में पैसे ही लगाए जाते हैं, कभी कभार पैसे लगाने वाले को पैसों की ज़रूरत भी तो पड़ जाती है, राइट। तो जिस दिन भी बिजनेस में से ये पैसे या सामान कुछ भी पर्सनल चीज़ के लिए, यानी कि बिजनेस के लिए नहीं, खुद के लिए, ये जो ऑनर है वो खुद के लिए जब भी ये सामान, इसमें से सामान लेगा या फिर पैसे लेगा, राइट, ये जब भी बिजनेस में से सामान ले लेगा, गुड्स ले लिया उसने, एक टीवी में व्यापार कर रहे थे तो एक टीवी घर के लिए लेके गए, या फिर हमने बिजनेस में से 5,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, तो ये जो भी हम पर्सनल चीज़ों के लिए हम अगर पैसे लेके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, तो बिजनेस बोलेगा ये तुम्हारा क्या है, ड्राइंग है। ये क्या माना जाएगा, ड्राइंग। और आपको क्या लगता है कि जब बिजनेस में पैसे आए थे तो उन्होंने बोला ये कैपिटल मेरे पास आया, फिर आप जब विड्रॉ कर लोगे, कुछ ना कुछ कर लेके जाओगे, तो बिजनेस क्या बोलेगा कि आपका जो अब क्लेम था, आप बोल रहे थे अब तक मुझे 5 लाख देने, अगर इसमें से बिजनेस आप ड्राइंग कर लिया 5,000 का या फिर 50,000 का, तो बिजनेस क्या बोलेगा, अब तुम्हारा कैपिटल कितना है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 450। तो हमेशा याद रखना है कि जो हमारा कैपिटल होता है उसको ड्राइंग कम कर देता है, राइट। बस, तो बहुत कुछ हमने शायद पढ़ा आज। हमने टर्म्स क्या होते हैं वो देखे, टीसीएस के रिपोर्ट्स को रिव्यू करा, कुछ हमने 10 जितनी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी, फाइनेंशियल ईयर अलग अलग जो होते हैं कंट्रीज़ के वो डिस्कस करें, बराबर। तो आप शायद, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा होगा। वीडियो वगैरह अगर अच्छा लगता है आपको, राइट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।